Good morning students. In this video of solution, we will discuss about colligative properties of a solution. इसे अणुसंख्य गुणधर्म भी कहा जाता है। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित कणों की संख्या पर उस सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये अणुसंख्य गुणधर्म सॉल्यूशन में प्रेजेंट कणों की संख्या से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं और सॉल्यूशन की नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि सॉल्यूशन की नेचर पर वो डिपेंड नहीं करते हैं। अगर अवाष्पशील विलय की तनु विलयनों की अवस्था में कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करते हैं। कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निम्न हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर आने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं विसरण की। विसरण के बारे में हम सभी जानते हैं कि हम एक कोने में इत्र स्प्रे करते हैं और उसकी खुशबू दूसरे कोने में पहुंच जाती है, या एक जगह कहीं किचन में खाना बन रहा होता है उसकी खुशबू दूसरी जगह पहुंच जाती है, या एक बीकर में हमने पानी लिया और उस पानी के अंदर अगर कलर्ड सब्सटेंस की, कलर्ड लिक्विड की या शाही की बूंद डाली जाती है तो वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाती है। इन सभी प्रोसेसेस को हम विसरण के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे विसरण कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति को, जिससे विलयन में एक समान सांद्रता यानी समांगी विलयन बन जाता है, विसरण कहा जाता है। विसरण के बाद अब अपन आते हैं परासरण पर। विसरण में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स कर दिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन यदि विलेय और विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या फिर दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सेपरेट करने पर सोलवेंट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अर्थात लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में से सोलवेंट का हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वह परासरण कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होने वाला स्पॉन्टेनियस फ्लो परासरण कहलाता है। यह फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि इनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश न हो जाए। साम्य होने पर, इक्विलिब्रियम होने पर अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ही तरफ समान सांद्रता होती है। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स अपने डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स जो सूख जाते हैं, मटर जो सूख जाते हैं, या फिर ये अपने जो बॉडी के अंदर आरबीसी होती है वो उनको अगर पानी के बीकर में रखा जाता है, पानी के अंदर रखा जाता है तो वह फूल जाती है, क्योंकि उसके अंदर परासरण के द्वारा पानी आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि परासरण की प्रोसेस के द्वारा उनके अंदर पानी का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार से के एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। परासरण और विसरण में क्या डिफरेंस होता है? परासरण हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि विसरण या डिफ्यूज़न में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परासरण में हमेशा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन की ओर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं।
कब तक गमन करते हैं? जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन समान ना हो जाए। विसरण में विलेय और विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रता समान ना हो जाए। परासरण में केवल सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही चलते हैं। विसरण में सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं। दाब को बढ़ाकर परासरण को रोका जा सकता है, लेकिन दाब को बढ़ाकर विसरण को रोका नहीं जा सकता है। परासरण गैसों में कभी नहीं होता और विसरण तो गैसों में सबसे ज़्यादा होता है और कभी कभी विलयनों में भी यह पाया जाता है। परासरण के यहाँ पे कुछ प्रयोग दिए गए हैं, इनको अपन देख सकते हैं। परासरण के प्रयोग को देखने के लिए हम नोलेट का प्रयोग अध्ययन करते हैं। नोलेट के प्रयोग में देखिए क्या दिया गया है कि एक थिसिल फनल लेते हैं हम, इसके मुंह पर एक एनिमल मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगा। अब इसे एक शुगर सॉल्यूशन में जो कि वेरी डाइल्यूट है उसमें डायग्राम में दिखाए अनुसार हम डुबोकर रख देते हैं और पानी के भरे बड़े बीकर में उल्टा लटका देते हैं। कुछ समय के पश्चात परासरण होने के कारण बीकर का जो पानी है वह झिल्ली में से होकर ट्यूब में चला जाता है और ट्यूब में शुगर के सॉल्यूशन का तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अगर कुछ दिनों तक इसको रखा जाए तो विलयन का तल एक निश्चित अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है, अर्थात इस समय साम्य अवस्था प्राप्त हो चुकी है। इस तरीके से हम परासरण के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर हमें इस परासरण को होने से रोकना है तो इसी दूसरी तरफ झिल्ली पे दबाव बनाया जाता है ताकि यह परासरण ना हो सके। तो इस प्रकार से जो दाब उत्पन्न होता है उसे परासरण दाब कहा जाता है। वह द्रव स्थैतिक दाब जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अधिक अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयुक्त हो परासरण दाब कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको HDG से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मात्रा को H वह ऊंचाई है जिससे कि नली में द्रव कितनी ऊंचाई पर चढ़ा उसको मेज़र करना है। D उस विलयन की डेंसिटी है और G ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है। परासरण दाब के कारण विलायक के और अधिक अणु अब विलयन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। परासरण दाब का मापन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।